एक है विंटर सीजन जिसमें कि रबी की फसल होती है, और दूसरा कौन सा है? दैट इज, दूसरा सीजन है हॉट वेदर सीजन, और तीसरा कौन सा है कि एडवांसिंग मानसून। तो थर्ड सीजन लिखो, एडवांसिंग मानसून, और चौथा है रिट्रीटिंग मानसून। सो जो एडवांसिंग मानसून है उसी को रेनी सीजन कहते हैं, और जो रिट्रीटिंग मानसून है वो बदलता हुआ सीजन कहलाता है, जो सितंबर से नवंबर तक चलता है। और इस समय हम गर्मी से किसकी ओर प्रवेश करते हैं? तृप्ति, बताओ। सितंबर से अक्टूबर तक हम लोग गर्मी से धीरे धीरे किसकी ओर जाते हैं? सर्दी की ओर। और जब इस तरीके से धीरे, और नवंबर तक फिर क्या आ जाती है? सर्दी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। रिट्रीटिंग मानसून में बारिश तो होती नहीं है, बस सफ़ेद सफ़ेद पैचेस रहते हैं बादल के, और इस मौसम को कहते हैं ट्रांजिशन सीजन। जो रेनी सीजन है वो मोहजीत कब से कब तक रहता होगा? कब शुरू होता होगा और कब से कब तक रहता होगा? इट स्टार्ट्स फ्रॉम, देखिए, रेनी सीजन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक ऑफ जून में मानसून एंटर कर जाता है, फिर धीरे धीरे हम लोग इंतजार करने लगते हैं, उसके कुछ पैचेस जगह जगह पहुंच जाते हैं। एंड मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इस समय सबसे ज्यादा बारिश होती है। और मौसम राम, सो जून से ये चलेगा, और कब तक चलेगा? ये जो मॉनसून है वो हमारे देश को कब छोड़ देंगे बताइए? फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कि फर्स्ट सितंबर? चेक करो, 15 जुलाई को छोड़ देंगे ना। तो इट लास्ट्स अप टू 15th जुलाई। सो जो एनुअल रेनफॉल है उसका मैक्सिमम परसेंटेज इन्हीं मंथ्स में रिसीव किया जाता है। वैसे साल भर कहीं कहीं बारिश तो होती रहती है, लेकिन जब साल भर का सबसे ज्यादा बारिश है क्या, वो इन्हीं महीनों में होता है। सो द मैक्सिमम रेनफॉल of year is received in these months only. In these months only. So such months are better for खरीफ क्रॉप, यानी चावल या धान उगाने के लिए बहुत अच्छा है। So such months, so such season is better for खरीफ क्रॉप, या आप ये कह सकते हैं कि पैडी के लिए ऐसा होता है। मौसम राम receives the highest rainfall और ये कहाँ पर है, किधर प्रसिद्ध, कहाँ पे? मेघालय ना, ऑफ मेघालय, जिसमें हम लोगों ने देखा था, मान लो ये मौसम राम है, तो गारो, खासी और जयंतिया, यहाँ 3 बड़े बड़े माउंटेन रेंज है। अगर बादल के पैचेस यहाँ जाएंगे तो ये क्या होंगे? ये गारो, खासी, जयंतिया की जो मेन हिल्स हैं, तो गारो, खासी और तीसरा कौन सा है? जयंतिया। तो ये जो पैचेस यहाँ जाएंगे सबसे ज्यादा बारिश करेंगे, ये बाहर निकल नहीं पाएंगे। और इस जगह का नाम क्या है? मौसम राम। सो ऑफ मेघालय receives highest rainfall throughout the world. कितना करेगा? 400 सेंटीमीटर पर एनम।
विच इज हाईएस्ट इन वर्ल्ड? इन वर्ल्ड Gujarat and Rajasthan received the scanty rainfall between 0 to 20 centimeter per annum. सबसे कम बारिश कहाँ होगी? गुजरात एंड राजस्थान, क्योंकि अरावली हिल्स के बाद ये लीवर्ड रीजन में आ जाते हैं. सो रिसीव्स स्कैंटी यानी थोड़ी बारिश होती है, रेनफॉल. स्कैंटी का मतलब करीब 0 से 20 तक ही ले पाते हैं. ओके. रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. सबसे ज्यादा ईस्ट में बारिश, फिर धीरे धीरे जब तक हम वेस्ट तक पहुंचेंगे तो ये बारिश कम होती चली जाएगी. ऐसा होता है. अब हम चौथा सीजन देखते हैं. चौथा सीजन है रिट्रीटिंग मॉनसून. इसका मतलब है कि 15 जुलाई को ये भारत छोड़ देता है और 1 सितंबर फिर वापस आ जाएगा. तो 1 सितंबर से ये दिसंबर तक चलता है. सो इसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, यानी संक्रमण काल. जब कोई चीज एक से दूसरे में जा रही होती है उसको संक्रमण की अवस्था कहते हैं. तो इस पीरियड में क्या होगा? सो इट फॉल्स बिटवीन रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर एंड नवंबर. ऑन दीज डेज the monsoon hits to Himalayan range and comes back to India. चाहे आप हिंदू कुश का हो, चाहे ऊपर का हो, चाहे ब्रह्मपुत्र वाला हो, कहीं ना कहीं से तो टकरा के लौट ही रहा है. And white patches of clouds are seen which are non-rainy. क्या वे रेन करते हैं? तो on these days, इन दिनों में आपको क्या दिख जाएगा? White patches of clouds. Are seen over sky which are hit and reflected by Himalayan ranges. सर मैप में तो सितंबर से बता रहा था. क्या चीज? मैप 1 सितंबर से है. हाँ, और 1 दिसंबर तक. 1 सितंबर से लौटता है. तो वो रिट्रीटिंग मानसून है, मतलब इन्होंने सीजन ऐसे ही दिया है अक्टूबर और नवंबर का. 1 सितंबर भी लिख सकते हैं, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं. बुक में ऐसा दिया 1 सितंबर से ही मानना चाहिए. ठीक है, इसमें ऐसा लिखा है इसलिए लिखा है 1 सितंबर. हम लोगों ने मैप भी देखा था. ठीक है, लिख दिया. और ये रिफ्लेक्टेड बैक होगा, which are hit and reflected back by Himalayan ranges. आप बिटवीन अक्टूबर यही लिखा, यही लिखो, ज्यादा सोचना नहीं बस ऐसे. अब ये देखो, इसमें क्या होता है? अक्टूबर मंथ इज वेरी हॉट. कैसा रहेगा? तब तक कोई सर्दी नहीं रहती है, गर्मी रहेगी. नवंबर से सर्दी शुरू होगी. अब ठीक है, तो पिछले महीने सर्दी थी तो नवंबर से शुरू हुई कि नहीं? अक्टूबर मंथ इज वेरी हॉट एंड उसे क्या कहते हैं? दैट इज अक्टूबर हीट. उसको किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर हीट नाम से. तो लिखो, दीज आर नॉन रेनिंग क्लाउड्स. इनमें कोई वाटर लेडन नहीं है. नॉन रेनिंग क्लाउड्स. October month is very hot, so it is called October heat. आप ये देख लीजिए कि ये सन है, तो अगर अर्थ इतना झुका हुआ चल रहा है, ये अर्थ है, और यहाँ पर भी रहता है इस तरीके से. तो यहाँ पर अगर देखेंगे
तो भी इस तरीके से यहाँ 3 लेयर्स हैं और इधर पर भी है। तो सन सबसे ज्यादा स्टेट ये पड़ता है। अच्छा, ये अवस्था कौन सी बताइए? दैट इज 23 जून, 21 जून। कौन सी तारीख है बोलो? 21 जून। अगर तुमसे कोई पूछेगा, आईएएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, 21 जून को क्या होता है? कि सन की सीधी रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है। और 23 सितंबर को क्या होता है? उसकी सीधी रेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। करेक्ट, तुम तो बहुत कुछ जानते हो ना। अब इसकी सीधी रेस कैसे पड़ेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सीधी रेस इस पे पड़ेगी। यानी थोड़ा और ऊपर बना लिया जाए तो इसकी सीधी रेस यहाँ पर कब पड़ेगी? सूर्य दक्षिणायन में होगा, दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। और 21 जून को क्या होगा? नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरायण में होगा। समझ में आ गई बात? तो इसको लिखो 23 सितंबर का ये पीरियड है। ओके। और सन अगर मैं देखूं तो यहां से वहां जाते समय वो एक ऐसी अवस्था आती है जब ये बीच में आएगा। 6 महीने आप काउंट कर लो, जून से आप काउंट करो, जून जुलाई अगस्त, चार महीने हैं। तो अभी मैं फिर से देखता हूँ कि कौन सा 23 सितंबर का क्या होगा। When does the sun rays directly fall over Tropic of Capricorn? तो 22 दिसंबर, इसको लिखो। 23 सितंबर नहीं, कब ये पड़ेगी? 20। देखो अब दोनों ही अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? 22 दिसंबर। 6 महीने का अंतर होना चाहिए क्योंकि टोटल इसका एनुअल पीरियड कितने का है। अब एक और चीज देख लें। When does the sun rays directly fall on Tropic of Cancer? तो ये कब है? 21 जून। ये ठीक है। अब देखो ये टोटल तुम्हारा 6 महीने का हो गया इस तरीके से, सही है। तो जब ये है तो उस समय फिर यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी सर्दी, यहाँ तो तिरछी रेखाएं होंगी। और जब अगर कोई भी स्लैंट सनरेज होगी तो यहाँ ठंडक होगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से वी सी। बल्कि अभी हमारे डायग्राम को और सही करो। यहाँ पे सन अगर मैं बनाऊं तो सन बनाने पे देखो यहाँ से ये सीधा पड़ा है, और थोड़ा बड़ा सन बनाओ। यहाँ ये सीधा लग रहा है डायग्राम के हिसाब से। यहाँ पे क्या सीधा लग रहा है? ये झुकी हुई अर्थ है ना, तो यहाँ से इस पे सीधा लग रहा है और यहाँ से इस पे सीधा लग रहा है। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर लग रहा है क्योंकि उधर झुकी है। तो जब उधर झुकी रहेगी तो यहाँ सीधा टकराएगी, यहाँ है तो यहाँ टकराएगी। बोलो बात समझ में आ गई? तो इधर पर क्या लिखोगे? दैट यू विल राइट इज 22 दिसंबर यहाँ लिखो क्योंकि ये स्टेट पड़ रही है। और यहाँ क्या लिखोगे? 21 जून। अब लिखिए, तो इस हीट को कहेंगे अक्टूबर हीट। आफ्टर अक्टूबर देयर इज द पीरियड चेंजिंग ओवर पीरियड फ्रॉम समर टू विंटर। धीरे धीरे अब क्या आने लगेगा? वेंटिंग। और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन पीरियड। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजिशन। सो आफ्टर अक्टूबर क्या होगा? आफ्टर अक्टूबर, ठीक है, इट इज चेंजिंग ओवर पीरियड फ्रॉम समर टू विंटर। दैट इज अब समर चली जाएगी टू विंटर। तो इस चीज को हम लोग ऑटम भी कहते हैं। ऑटम को हिंदी में क्या कहते हैं? पतझड़ तो स्प्रिंग सीजन होता है क्या? नहीं, वही है पतझड़, वही है। When the autumn season occurs, autumn की हिंदी भी देख गए, September to November and from, दो चीज कही गई सदर्न में, हम लोग नदर्न में सितंबर टू नवंबर यही है। तो इसी में हम लोग को ऑटम ब्रेक किया जाता है। ठीक है। ऑटम मीनिंग इन हिंदी शरद ऋतु। सही है। तो शरद यानी जो अब सर्दी आने लगेगी, तो इसलिए हम लोग को क्या है कि अभी तुम लोग को ऑटम ब्रेक मिलने वाला है ना? नहीं मिलेगा अभी कि मिल चुका है। तो यही है, सितंबर से नवंबर के बीच कभी भी ऑटम ब्रेक दिया जाता है। तो वो हम लोग को यहाँ पर दुर्गा पूजा के दौरान मिल जाता है ऑटम ब्रेक। और जहाँ तक है स्प्रिंग सीजन या पतझड़ का, उसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता। फरवरी में पतझड़ होता है। फरवरी में तुम हर तरफ देखोगे तो क्या होगा बताइए? ये इस समय इनका डोरमेंसी पीरियड है। जितने भी प्लांट्स हैं ना, ये सोए हुए हैं।
और सोती अवस्था में इन्होंने बहुत सारे पेड़ अपना बहुत सारा लाइफ प्रोसेस अभी हिबरनेशन में डाल दिया, सस्पेंड कर दिया। तो ये अपने पुराने पत्ते सब गिरा देंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब पतझड़ आएगा, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस के मौसम चार, ये उसी क्रम में ही आएगा। ये जो गीत बना है उसी पे बना हुआ है। तो जब पतझड़ हो जाएगा फिर उसके बाद नई पत्तियां, नई कोपलें आएंगी, न्यू प्लांटलेट्स विल कम, लीफलेट्स विल कम। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि नया मौसम आएगा और फिर सरस्वती पूजा होती है, उसको कहते हैं बसंत ऋतु आ गई। ये कहा जाता है कि नहीं? तो बसंत आ जाता है। तो वो फरवरी में हम लोग देखेंगे, इट इज स्प्रिंग सीजन। सही है। अच्छा, अब तुमको ये बात तो समझ में आ गई कि दिस इज रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है। आगे देखिए, कुछ अब नोट्स लिखो, फिर क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज फ्रॉम 0 सेंटीमीटर टू 400 सेंटीमीटर थ्रू आउट द कंट्री। ये तो तुमको मालूम है कि हमारे देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ कितनी कितनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ rainfall is between 0 सेंटीमीटर टू 400, मिनिमम टू मैक्सिमम है। हमारे ही देश में मैक्सिमम है, इतना और कहीं नहीं है। एनुअली थ्रू आउट इंडिया, आप उसका मैप निकालो बुक में, थ्रू आउट इंडिया। तो आप उसमें देखेंगे कि जो ब्लैक पोर्शन है वो नॉर्थ ईस्ट के फेवर में है और केरला के फेवर में है। तो इसमें जरा देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तो क्या दिखाया गया है? नॉर्थ ईस्ट में ये जो मुंबई का एरिया है, आप ये समझिए वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, पूरा वेस्टर्न घाट है। और जो ये पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर भी तो पूरा माउंटेनियस रेंज है। जो बादल एक बार इसके अंदर चले गए वो निकलने वाले नहीं, बारिश करके ही रह जाएंगे। तो ये पूरा एरिया 400 mm वाला है। और ये भी मुंबई को भी कम नहीं समझना, या केरल को। केरल चले जाओ, ऊपर से टॉप व्यू हेलीकॉप्टर से, एयरक्राफ्ट से देखो, पूरा जंगल ही लगता है जंगल में होता था। इतने ज़्यादा वहाँ पर कोस्ट लाइन के पेड़। अब इसमें देखो जो लाइट है वो 0 to 20। तुम गुजरात का एरिया देखो, ये ग्रे या स्काई ब्लू है। तो ये रीजन बहुत कम बारिश है। और कहीं कहीं, अनुष्का क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर क्यों कम बारिश है? ठीक है, आप बताइए अनवी। नहीं, यहाँ पे बताओ। हाँ बोलो। यस, इट इज लीवर्ड रीजन, इट इज रेन शेडो एरिया। क्योंकि जो यहाँ से बादल आएंगे वो यहाँ पर बारिश कर देंगे। लेकिन बोलो, अगर यहाँ बारिश कर देंगे तो क्या वो मालाबार हिल या कोंकण हिल्स या जो नीलगिरी हिल्स हैं, पहले कोंकण हिल्स फिर मालाबार हिल्स फिर नीलगिरी, क्या उसके उधर जा पाएंगे? नीलगिरी पास से जो जा रहे हैं वो ऐसे रूट पे जा रहे हैं, और इधर वाले तो नहीं जा पा रहे, यहाँ तो कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कैसी बारिश हो रही है? ये वृष्टि छाया क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है बताइए? वृष्टि का मतलब तुम समझते हो, बारिश। वृष्टि की सिर्फ छाया ही पहुंच रही। बोलो, बात समझ आ गई? तो एक कैसा क्षेत्र हुआ? वृष्टि छाया क्षेत्र, लीवर्ड रीजन और रेन शेडो एरिया। तुम्हारी जो मर्जी जो समझ में आए कह लो, तीनों सही। So it is, that's why it is receiving less rainfall। हर साल 200 लोग तुम नासिक में, पुणे में रोज फंदे पे लटकते हैं, घर की झोपड़ी में रस्सी या धोती बांध के लटक जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके यहाँ बारिश नहीं हुई, उन्होंने मेहनत की, खाने का अन्न नहीं। ये बोलो, बात समझ में आ गई? अब देखो, नेक्स्ट इज, आगे की बात करें तो अगर मैं बात करूं तो इसमें तुम्हारे बुक में 2 चीजें दी हैं। नाउ लवनिका, व्हाट डज इट मीन बाय सीजनल रेनफॉल और एनुअल रेनफॉल का तुम क्या मतलब समझती हो? बताओ बताओ। मॉनसून के सीजन में जो रेनफॉल होता है वो, हाँ। और जो एनुअल रेनफॉल मतलब जो पूरे साल होता है। तो पूरे साल का भी दिया गया। तुम अच्छा बताई हो। तो सीजनल का मतलब है कि अगर हम मानसून का देखें तो भी है, और लगभग वैसा इसमें भी है। ये पूरे साल में हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अरब सागर से आके बरसा आ गए, कहीं कुछ आ गए। तो ये एनुअल का है और ये सीजनल का। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मानसून के पैटर्न पर इसको दिखाएंगे। अब आगे लिखिए।
हाँ आईटीसी क्या आईटीसी अभी बता दे। चलो अभी कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैं उसको पूरा बता देता हूँ। चलो चलिए ओके। ITCZ इसको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। चलो अब देखिए, बात नहीं करो तो rainfall in Leh in Jammu and Kashmir is low precipitation area. The rest of country receive moderate rainfall. जो लेह है तो लेह का एरिया है, वहां पर कोई बारिश नहीं होती, वो प्लेट्यू है। सो अगर मान लो बहुत टॉप है, प्लेट्यू कैसे होते हैं, टॉप है, तो अब यहाँ पर जो बारिश है वो यहीं पर क्लाउड आके आ जाएंगे, वो प्लेट्यू पे जा ही नहीं पाते। ये लेह है, लेह बहुत हाई प्लेस पर है, उतनी ऊंचाई तक बादल जाते ही नहीं है। जो लेह है वो 5000 किलोमीटर है हाइट पर, जबकि जो बादल मैक्सिमम लैंड से कितनी ऊंचाई पर रहते हैं बताइए, 1 किलोमीटर। तो जो बादल 1 किलोमीटर से ऊंचे उठ ही नहीं सकते, वो लेह के 5000 तक क्या पहुंच भी पाएंगे? और क्या वो माउंट एवरेस्ट को क्रॉस कर पाएंगे जो 8448 है? ठीक है, 484। जो 1 किलोमीटर है वो माउंट एवरेस्ट को कभी क्रॉस कर पाएगा? तो इस तरीके से लेह में बारिश होती है, तो इट इज द लोवेस्ट रेनफॉल इन इंडिया। तो लेह कैसा, समझ में आ गई ना बात तुमको? सर वहाँ पे 0 सेंटीमीटर to 400 सेंटीमीटर आएगा ना? हाँ, और क्या अपने सेंटीमीटर देखो कहाँ पे लिखा है, लास्ट वाली 400। चलो ये बात समझो, अगर क्लाउड यहाँ उड़ रहा है, प्लेट्यू समझते हो टेबल टॉप ऐसा है, और लेह की हाइट कितनी है 5000, क्लाउड कितने पे उड़ता है 1 किलोमीटर, तो बोलो 1000 मीटर। तो 1000 मीटर और 5000 मीटर, ये मीटर क्या है बताइए, ये सब मीटर है। तो बताओ जो 1000 मीटर पर उड़ने वाला क्लाउड है वो यहीं से टकरा के यहाँ बारिश कर देगा कि अब टेढ़ा जाके ऊपर जाएगा? उसको क्या लेना देना, उससे ऊपर उसकी हाइट ही नहीं। क्लाउड इज एट मैक्सिमम। तुमको याद होना चाहिए जो फाइटर जेट है वो 10 किलोमीटर पे उड़ता है, क्लाउड उड़ता है 1 किलोमीटर पर, और जो ओजोन लेयर है वो 80 किलोमीटर पर। 1 किलोमीटर फाइटर जेट 10 किलोमीटर, और जो ओजोन लेयर है वो 80 किलोमीटर। ये अलग अलग लेवल्स हैं। सो इसलिए लेह में नहीं होती बारिश, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है, वहां बादल जा ही नहीं सकते। सो लेह इज द रीजन, लेह कैसा है, इज लो प्रेसिपिटेशन जोन, प्रेसिपिटेशन जोन। आगे देखिए, मानसून इज यूनिफाइंग बॉन्ड। जब हमारे देश में मानसून आते हैं तो वो ऐसा मौसम होता है कि अगस्त के महीने में तुम लोगों को स्कूल में सबसे ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं। ये बात तुमको मालूम है ना, सारे फेस्टिवल चाहे रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो या और कितनी भी हो। सो इट इज मानसून ब्रिंग्स, ये क्या लाता है, हैप्पीनेस इन कंट्री। सभी के लिए मानसून का इंतजार है, बिकॉज इट इज द क्लाउड बेस्ड एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ का जो कल्टीवेशन है वो अभी भी पानी से, जमीन के पानी निकालने से नहीं होता है। वो कैसा कल्टीवेशन है, क्लाउड बेस्ड। सो इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड इट इज द यूनिफाइंग बॉन्ड ऑफ द कंट्री। पूरे भारत को ये करता है। सो मानसून, माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो है 8,848। ठीक, अब देखो, इट इज यूनिफाइंग बॉन्ड इन कंट्री। क्यों ऐसा है, एज इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। हमारा देश 70% एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और उस एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए मानसून जरूरी है। तो इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस
मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स इन इंडिया आर बेस्ड ऑन दिस। तो उसी कैलेंडर, तो इसे एग्रीकल्चर कैलेंडर भी कहा जाता है। ऑल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया रिवॉल्व्स। अच्छा ये बताओ, होली क्यों मनाई जाती है? होली रबी की फसल कटने की वजह से मनाई जाती है। बाहर कोई भी हम हिस्टोरिक रीजन दे दें, वास्तव में गेहूं कटा होता है, सबके पास पैसा होता है, तो कुछ तो करना है खुशियां मनाने के लिए। और इसी तरीके से दिवाली क्यों मनाई जाती है? चावल, तुम्हें मालूम है खील और चावल खाए जाते हैं, दिवाली पूजा की जाती है। और होली में आप लोग क्या करते हो? गेहूं की बालियां, तो वहां नई फसल है। तुम लोगों ने कभी गए हो गन्ने के साथ? गन्ने की भी फसल पूरी हो जाती है, और गेहूं की बाली कई लोग इनको बांध के भी जलाते हैं। तो जब मार्च में आप जाते हो फायर के पास, तो आपके हाथ में गन्ना और गेहूं की बाली होती है। और जब फरवरी, जब या दीपावली में पूजा करते हो, तो तुम्हारे हाथ में लाई होता है, खील होती है। वो खरीफ की फसल है और वो रबी की फसल। सो ऑल फेस्टिवल्स रिवॉल्व अराउंड दिस एग्रीकल्चर कैलेंडर, ठीक है। दैट इज मॉनसून सेंट्रिक है। जो हमारे जितने भी त्योहार या पर्व हैं वो किस पर केंद्रित हैं? मानसून पर। यही बात है कि नहीं? सो इट इज रिवॉल्व्स अराउंड एग्रीकल्चर कैलेंडर। अब देखिए, सो सम ऐसी भी होती हैं जो हमारे यहाँ रिवर्स होती हैं, सम आर पेरीएनियल, और कुछ कैसी होती है? सीजनल रिवर्स होती हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो वर्ष भर बहने वाली नदियां, उनको पेरीनियल रिवर कहती हो। दीपिका बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? और कई जगह जो महाराष्ट्र की नदियां हैं, जैसे कृष्णा गोदावरी, कृष्णा कावेरी, ये सब नदियां हैं, ताप्ती, ये सब कैसी नदियां हैं? सीजनल रिवर्स। मानसून आता है तो इनमें पानी भर देता है और फिर वो 3-4 महीने बहती हैं। तो इसलिए मानसून ये भी काम करता है, जो सीजन, इट फिल्स द, किसको भर देता है? सीजनल रिवर्स। और पेरीनियल रिवर्स, तो वहाँ पे मानसून गया हिमालय पे, तो वहाँ पे वहाँ थोड़ी होता है, वहाँ स्नोफॉल करता है, वहाँ बारिश थोड़ी ना करेगा, और स्नो से भर देगा, वो साल भर पिघलती रहेगी, गंगा यमुना बहती रहेगी। गंगा यमुना साल भर क्यों बह रही है? क्योंकि वहाँ उसने बर्फ गिराई, न गिराई होती तो पूरे साल पिघलती। तो वो पेरीनियल है, गंगा यमुना पेरीनियल है, पूरे साल बहती है। और ये कौन सी है बताओ जो ये बता रही हैं? सीजनल रिवर। सो इट फिल्स द सीजनल रिवर। मानसून का ये भी काम, तो मानसून फिल्स द सीजनल रिवर्स। अगर आपको बहुत सारे फॉल देखने हैं, वाटरफॉल, लोनावाला खंडाला में लोग कितना जाते हैं, तो वो सितंबर के महीने में जाते हैं क्योंकि भरा रहता है पानी। अब आगे देखिए, दैट इज, कुछ नई चीजें देखें, न्यू वर्ड्स। जो क्वेश्चन आंसर में काम आएंगे। जेट स्ट्रीम से अभी तुम क्या समझते हो? So there are some terms, बोलो। ठीक है। A narrow belt of high altitude westerly winds in troposphere। एक जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर कहाँ पे है? ये सारा है। और ट्रोपोस्फियर में एक नैरो बेल्ट है, वो जेट स्ट्रीम कहलाती है। ये देखो, ये यहाँ पे जेट स्ट्रीम चल रही है, ये ट्रोपोस्फियर है। और इसको क्या कहते हैं? इसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ होता है। जैसे मैंने तुमको बताया था कि मेडिटेरेनियन सी से एक बहुत तेज विंड्स यहाँ चलती रहती पूरे साल, और उनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड। और यहाँ वहाँ नहीं चलती हैं। तुम जरा सोचो तो तुमको क्या बताया गया है कि अभी अभी इन्होंने बताया विश ने 8,848 मीटर हाइट पर क्या है? माउंट एवरेस्ट। उससे भी ऊपर चले 12,000 मीटर, उतनी ऊंचाई पर बड़ी तेज हवा चलती है।
अगर राजस्थान और गुजरात में अक्टूबर के महीने में बारिश होती है, देन दैट इज ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज और जेट स्ट्रीम। किसकी वजह से होती है? ये कहाँ से बादल को उड़ा के ले आती हैं? मेडिटेरेनियन से, और बारिश कर देती हैं। क्योंकि इधर अरावली है, अरावली वाले पार्ट्स तो क्लाउड को इधर नहीं आने देते, लेकिन इधर से आएगा तो अरावली रोक लेगा ना। यही बात। तो लिखो इस चीज को, इट इज, ये कौन सी विंड है और कहां से आ रही, जरा लिखो। सो दीज आर, अभी क्वेश्चन में इसका यूज होगा। नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड ट्रोपोस्फियर में है। इट इज नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड इन ट्रोपोस्फियर at 12,000 मीटर। ठीक है, तो ये कौन सी विंड्स हैं? These are westerly winds originating from Mediterranean Sea। देखो, it is fast westerly winds originating, ठीक है, originating at Mediterranean Sea। अब इसको और भी पूछा जाएगा तो मैं आगे बताऊंगा कि ये कोरियोलिस फोर्सेस से कैसे गवर्न होती है, लेकिन अभी इतना नहीं। मेडिटरेनियन सी। अगला देखिए, काल बैसाखी से तुम क्या समझते हो? मोहजीत, काल बैसाखी क्या है? रिद्धि आप बताओ। चलो हाँ बोलो। Yes, that is thunderstorm associated with violent wind, torrential downpour, oftenly accompanied by hail। इसको और थोड़ा समझें। बात तो सही है, थोड़ा सा और लिखें। What is काल बैसाखी? ये समर मंथ्स में होता है। देखो अभी अप्रैल और मई में होता है। तो होता क्या है, आप लोगों को लवनिका ने क्या बताया कि देयर इज अ सीजनल रेनफॉल और एक एनुअल रेनफॉल है। तो इसका मतलब है अगर वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश में ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं से अरब सागर से भी तो कुछ ना कुछ बादल आते होंगे, वो बरसा देते होंगे। जरूरी नहीं कि मेडागास्कर से ही हमेशा चले। तो गर्मी अगर कहीं पड़ती है, मान लो उधर मालवा प्लेट्यू के आसपास पड़ती है, तो क्या वहीं से भी बादल नहीं चल सकते हैं? तो वो भी तो कुछ बारिश कर ही देंगे, उसके बारे में कहा गया। सो लेट अस राइट इट। ए वायलेंट थंडरस्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड, अ थंडरस्टॉर्म है, यानी बिजली भी कड़केगी और बारिश भी होगी। एंड हैवी रेन, बिजली कड़कना थंडर स्टॉर्म है, विद हैवी रेन। तो बादल टकराते हैं और ऐसा करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग समर मंथ, इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न। ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया। ईस्टर्न part of India during summer months just after बैसाखी। बैसाखी 13-14 अप्रैल को होती है, उसके बाद समर है, वहाँ बैसाखी मनाई जा रही है पंजाब में, और यहाँ काल बैसाखी हो रही है। बैसाखी उनके लिए काल बन गया। 14 अप्रैल से गर्मी शुरू हो जाती है ना, अभी गर्मी का मौसम आपने सेकंड पॉइंट इसका लिखा था 14 अप्रैल, तो उस समय उनका बैसाखी है और वहाँ काल बैसाखी। सो ठीक है, इन नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कब होता है ये? ड्यूरिंग समर मंथ। और ये क्या करता होगा? विच रिजल्ट हैवी डिवास्टेशन, जो बहुत भारी तबाही मचाता है। विच रिजल्ट्स इन हैवी डिवास्टेशन,
ड्यूरिंग ये अप्रैल। इतनी बात तुमको पता चल गई। अब जरा देखो बैसाख इसे क्यों कहा गया, काल बैसाखी का नाम समझ लीजिए। सो नेम ऑफ हिंदी मंथ्स, नेम ऑफ हिंदी मंथ्स, इसी से आप रिलेट कर लीजिए सर। देखो शायद बैसाखी की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपको मालूम है कि चैत्र की नवमी में राम जी का जन्म हुआ था। आप लोग अप्रैल के शुरू में 9 अप्रैल को रामनवमी मनाते हो, और 13 अप्रैल को कौन सा महीना शुरू हो जाता है? चैत्र के बाद कौन सा महीना आ जाता है? बैसाख। 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है, 9 तारीख को रामनवमी मनाई जाती है। चैत्र की नवमी, चैत्र खत्म हो जाएगा, फिर बैसाख आ जाएगा, बैसाख में तबाही शुरू हो जाएगी। इसलिए इस महीने को क्या कहा गया है? चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, माघ, पूष, वो सारे मंत्र इसमें दिए गए हैं, तो वो पूरे हैं। और फिर फाल्गुन आ जाता है, फिर से होली आ जाती है। तो मैं दूसरे महीने की बात कर रहा हूँ। हिंदी का दूसरा महीना कौन है? चैत्र के बाद। चैत्र पहला महीना है। हमारे महीने राम के जन्म से शुरू हुए तो चैत्र, और उसके बाद कौन सा हुआ? बैसाख। और बैसाख में सबसे ज्यादा तबाही आई, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? काल बैसाखी। बोलो बात समझ में आ गई? जब मैं अप्रैल लिख रहा हूँ तो तुम इसे वैशाख मंथ ही मानो, और इसका नाम कैसा माना जाए? कुछ लोग इसे, बंगाली लोग बैसाख भी बोलते हैं, इसलिए बैसाखी कहा जाता है। अब जरा देखिए, व्हाट डज इट मीन बाय मैंगो शावर? आरिश बोलो बोलो। The showers will occur in the advancing monsoon to ripen the mangoes in कहाँ? Kerala. बताया करो। तो चलिए, नाउ एट द, जब क्लोज ऑफ समर सीजन होता है, द प्री मानसून शावर्स विच अकर्स इन केरला एंड कर्नाटक, प्री मानसून शावर्स एट द एंड ऑफ समर सीजन। समर सीजन में सबसे पहले मानसून कहाँ जाएगा? देयर इज प्री मानसून शावर, जो शुरू में मानसून का संदेश लाने वाले शुरू के पैचेस हैं, प्री मानसून शावर। मेन तो मानसून आएगा, लेकिन उसके पहले छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं ना, उनको प्री मानसून शावर कहते हैं। ये कहाँ पर होगा? इन केरला, इन कर्नाटक में। तो क्या वहां पर जल्दी मैंगो पक जाएंगे? और पूरे भारत में सबसे पहले मैंगो हम लोग कहाँ के खाते हैं? लंगड़ा, चौसा और इस तरीके से जो भी आम खाए जाते हैं, सब वहीं के आ रहे हैं, ठीक है। पहाड़ी, लंगड़ा, चौसा, ये सब उधर के ही आम। चलो, प्री मानसून शावर इन केरला एंड कर्नाटका, उस विच रिजल्ट इन अर्ली ripening in mangoes। तो इसलिए इसको मैंगो शावर, आम पक के गिरते हैं। अब जरा देखिए, नाउ लू से आप क्या समझते हैं? लू इज स्ट्रॉन्ग, गस्टी, हॉट, ड्राई विंड्स। इट इज कहां पर चलती है? गस्टी, हॉट, ड्राई विंड, ठीक है। इट इज ड्यूरिंग समर मंथ्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। दिल्ली में भी लू चलेगी। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पड़ता है देख लो, नॉर्थ और वेस्ट, पंजाब, हरियाणा, सब जगह चलेगी। ड्यूरिंग समर मंथ इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो आरिश, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बारिश होती है कि नॉर्थ वेस्ट में?
कुछ बता ही नहीं रहे, पूरा अभी 1.5 घंटे की क्लास कर दी, गुजरात में ज़्यादा बारिश बता रहे हो और मौसम नाम में कम, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा कहना है सर नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ है, कह रहे नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादा बारिश है, ये किस सेंस से कह रहे हो? मुझे एक्सप्लेन तो करो। हमको तो लगता था अभी तक असम में ज़्यादा होती है, तुम कह रहे हो गुजरात में ज़्यादा। ये तो चमत्कारी आंसर है तुम्हारा। अपने विजन को क्लास के साथ शेयर करो। अगर वहां होती तो सबसे ज्यादा मूंगफली गुजरात से क्यों आती? बताओ, सारी मूंगफली गुजरात की खाओगे और बोलोगे बारिश नहीं सबसे ज्यादा। चलो अब आगे की बात देखिए। दैट इज एक आखिरी सवाल, तुम एल नीनो और ला नीनो से क्या समझते हो? ज्यादा इधर उधर की बात। उमेश तुम मत बताओ, उसी को बताने दो। हाँ। चलो अब कुछ और चीजें देखें। मोहजीत से पूछ रहे हो सर? मोहजीत से पूछ के बता दोगे? चलिए नाउ नेक्स्ट इज कोरियोलिस फोर्स। कुछ और चीजें देखें। दैट इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एट एन अपरेंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। अब देखो इसको मैप में आप लोग देखो तो कुछ और पता चले। ये देखो इसमें कुछ चीजें दिखाई गई हैं। इसमें आप लोग देखो क्या चीज दिखाई गई है कि वास्तव में अर्थ का रोटेशन कैसा कैसा है, ऐसा ऐसा रोटेशन है, और इस रोटेशन की वजह से जो यहाँ की वार्म एयर है उसे सीधा चलना चाहिए। आप व्हाइट वाला एरो देख रहे हो, लेकिन और ठंडी हवा भारी होती है तो उसको इधर आना चाहिए। ठंडी हवा को लो प्रेशर जोन में आना चाहिए कि नहीं? ठंडी हवा कहाँ पर है? बोलो नॉर्थ पोल पर है और साउथ पोल पे ठंडी हवा है, तो उसको यहाँ आना चाहिए। लेकिन अर्थ के रोटेशन की वजह से तुमको मालूम है कि इसे वहां जाना चाहिए, हल्की हवा को वहां चली जानी चाहिए, भारी को इधर, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? बोलो। तो ये इधर न जाकर के ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, और ये उधर वाली जो हवा है जब इधर जा रही है तो उसकी वजह से इन दोनों में उसी फोर्स की वजह से, ड्यू टू दैट फिजिक्स, ये इधर जा रही है ऐसे रास्ते से, ये इधर जा रही है। तो इस चीज को क्या कहेंगे? इस बेल्ट को कहेंगे ट्रॉपिकल रीजन। तो वो और उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल है, तो वो सब ट्रॉपिकल की ओर जा रही है, और ये इधर से आ रही है ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल। ये उधर फील कर रही है, इधर फील कर रही है। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेड विंड्स। जो व्यापारिक पवनों के परिवहन का कारण होता है उस बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ गवर्न्स ऑल द ट्रेड विंड। इसको दूसरे डायग्राम से समझो। अब ये देखो यहां पर एक और फोर्स है जिसको इसमें दिखाया गया है। नाउ ये भी वही चीज है, इसमें आप देख रहे हैं तो क्या दिखाया गया है? दैट इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की वजह से कूल एयर मूव्स टू पोल, और साथ में जो हॉट एयर, हॉट को रेड से दिखाया गया है, हॉट एयर फ्रॉम इक्वेटर मूव्स टुवर्ड्स, इधर मूव करेगी। जरा इस चीज को बात करो, अगर मैं अर्थ ऐसे बनाऊं और अर्थ का रोटेशन ऐसे बनाऊं, तो ये बताओ ये जो एयर ऐसे चल रही है और इधर से ऐसे चल रही है,
तो इधर से ऐसे चल रही है, ये भी कैसे चल रही है वहां देखो, तो दैट इज ग्रीन, ऐसे चल रही है कि नहीं। सो दीज ऑल आर नोन एज, ये पूरे साल भर चलने वाली ट्रेड विंड है। तो ये जो ट्रेड विंड्स विच आर मूविंग थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, आर गवर्न्ड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ एंड दिस इट इज ड्यू टू, सो दिस ट्रेड विंड्स आर द डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय कोरियोलिस फोर्स। समझ में आया? देखो इस चीज को, तो अर्थ कैसे मूव करती बताइए, ईस्ट टू वेस्ट की वेस्ट टू ईस्ट? बताओ। वेस्ट, क्योंकि अगर सन तुमको ईस्ट से उगता हुआ लग रहा है, इसका मतलब अर्थ ऐसे जा रही है, उल्टा जाएगी, तभी तो सन तुम्हें ऐसे लगेगा, सन तो कहीं जा नहीं रहा है। तो सन अगर ऐसे जा रहा है, इसका मतलब अर्थ ऐसे जा रही है, तभी तो कोई चीज तुमको, जैसे तुम आगे जा रहे हो तो कोई चीज पीछे जाती हुई लगती है कि नहीं लगती? इट इज ऑल रिलेटिव मोशन। तो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, एक तो ये बात मैंने कर दिया। दूसरी बात, दैट इज द एयर एट इक्वेटर क्या होता है? देयर इज हॉट एयर। कैसी एयर होती है? हॉट एयर, ठीक है, विच राइजेस अप एंड मूव्स टुवर्ड्स पोल। ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर से पोल की तरफ जाएगी, एंड मूव्स टू पोल। वाइल कोल्ड एयर एट पोल, वो किधर मूव करेगी? कोल्ड एयर एट पोल मूव्स टू इक्वेटर। इक्वेटर का क्या मतलब है? अ लो प्रेशर जोन। ठीक है, these move in a particular specific direction which is determined by a scientist Coriolis, and that's why this name is given as Coriolis force। वो ऐसे क्यों चलती हैं ये सारी बातें फिजिक्स के एक साइंटिस्ट ने ये सारा एक्सप्लेन किया। So it is all explained. It has particular direction. इनका एक particular direction है, ठीक है, throughout the year, throughout the year, and called trade wind। इन्हें क्या कहेंगे? Trade wind। The force responsible for these trade winds, direction of these trade wind is called Coriolis force। इसको ऐसा करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, उस फोर्स को क्या कहेंगे? क्योंकि वो साइंटिस्ट के नाम पर है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन ऑफ विंड। ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए, कहीं मैं अगर कोरियोलिस फोर्स लिख दूं तो तुम्हें ये न लगे कि नया टर्म है, ये कहीं पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस ये जानो कि ये होता है, ऐसे चलती है वहां। समझ में आ गई बात कि नहीं? मूवमेंट की वजह से। सो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन ऑफ विंड इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। पहले फेरल के नियम से ये सब चलता था, लेकिन फिर कोरियोलिस ने उसे और एक्सप्लेन किया, तो फिर इसे कोरियोलिस फोर्स के नाम से जाना। तो तुम्हारी बुक में फेरल का नियम भी दिया होगा, दिया? चेक करके बताओ तो फिर हम पढ़ा दें। तो आगे देखो, सर इसमें लिखा है कि कोरियोलिस फोर्स को फेरल्स लॉ कहा जाता है। कहा जाता है, उसी को लिख दो। इट इज कॉल्ड फेरल्स लॉ। फेरल की स्पेलिंग बताइए। डबल आर ई एल FERREL। अब हम लोग फेरल्स लॉ भी देखें। फेरल्स लॉ देखो, व्हाट इज फेरल्स लॉ? फेरल्स लॉ एक बार और देखो। आर डायरेक्टेड टू डिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ नॉर्दर्न स्फीयर। ठीक है, इतना नहीं है। अब आगे हम लोग और चीज देखें। एक है तुम्हारे पास IC TZ देखो। ICTZ ITCZ ITCZ
सीजेड। इसका मतलब समझो, बुक नहीं दिया हुआ है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसका मतलब समझिए, दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसका मतलब क्या है? That is a belt of low pressure near the equator where the trade winds of north and south hemisphere meet. It is characterized by heavy rainfall and thunderstorm. इसको कहते हैं इंटरट्रॉपिकल जोन। इसका मतलब समझो, यही चीज फिर से बोल रहा है, कह रहा है कि ये जो रीजन है ये लो प्रेशर है। कौन सा रीजन बताओ? इक्वेटर के पास का ये ट्रॉपिक का जितना रीजन है ये सब कैसा है? लो प्रेशर। और इसको फिल करने के लिए कहां से हवाएं चलती हैं? दैट इज नॉर्थ से। इधर से भी खूब आएंगी और इधर से भी आएगी। और यहाँ कैसे वन पाए जाते होंगे बताइए? यहाँ पर पाए जाते होंगे सदाबहारी वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब समझते हो कि 4 लेयर के जंगल। जरा इस चीज को समझो, दैट इज सदाबहारी वन। देखो इसको देखो, एवरग्रीन फॉरेस्ट तो पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने। सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज। कि हार्डली, ये देखिए, दीज आर द काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट जहां पर ऐसा पेड़ देखा है आपने, कई लेयर। कुछ इसमें क्या होंगे? हर्ब्स होंगे, कुछ शर्ब्स होंगे, कुछ ट्रीज होंगे, कुछ टाल ट्रीज होंगे। और जिस समय सबसे ऊपर के टाल ट्रीज के ऊपर स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग समझे? पतझड़। जब वहां पतझड़ आएगा तो सूर्य की रोशनी कहां पहुंचेगी? उससे नीचे वाले में। उन पे पतझड़ आएगा तो उससे नीचे वाले में पहुंचेगी, उन पे पतझड़ आएगा। यानी कभी ना कभी कोई ना कोई वहां हरा रहता ही है। और इस वजह से ऐसे वनों को क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये कहां पाए जाते हैं बताओ? ट्रॉपिकल जोन। कहां पाए जाते हैं? लो प्रेशर जोन। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पाई जाती है बताइए? लो प्रेशर। सबसे ज्यादा जंगल हो, यही वो बेल्ट है जो लैटिन अमेरिका में अमेज़न के जंगल पाए जाते हैं, जिसको लंग्स ऑफ अर्थ। तो ऑल, यानी आप ये कहिए मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इज रिसीव्ड बाय ट्रॉपिकल जोन। सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है? तो गर्मी होने से लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, और लो प्रेशर एरिया होने से क्या, सब तरफ के क्लाउड इधर ही रश करेंगे। और अगर साल भर बारिश होगी, बारिश और गर्मी किसी पौधों के लिए तो यही चीज चाहिए ही होती है। तो बताओ, सबसे ज्यादा जंगल यहाँ, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ, और वर्ल्ड की अगर तुम पॉपुलेशन देख लो तो ट्रॉपिकल जोन में ही सबसे ज्यादा नदियां, और जहां ड्रेनेज सिस्टम सबसे ज्यादा, क्या वही नदियों के किनारे ही तो सारी नदी घाटी सभ्यताएं जन्म ली हैं। आप देखिए जितने भी सिविलाइजेशन हुए, चाहे इंडस सिविलाइजेशन हो, माया सभ्यता हो, या कहीं का और नील सभ्यता, वो सब कहाँ पर जन्मी बताइए? ऑल सिविलाइजेशंस आर नियर ड्रेनेज सिस्टम एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर द पेरिनियल रिवर की बात कर रहा हूँ, वर्ष भर बहने वाली नदियां इन्हीं पे। तो बोल बात समझ में आ गई? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। व्हाट डज इट मीन बाय कन्वर्जेंस? यानी एवरीथिंग गेट कन्वर्ज्ड टुवर्ड्स दिस एरिया, सब इधर ही आ रहा है। द विंड थ्रू आउट द अर्थ इज रशिंग टुवर्ड्स द ट्रॉपिकल जोन and it results in heavy rainfall in tropical zone. Why it is so? Because it is a low pressure zone. बोलो बात समझ में आ गया? तो इसको लिखेंगे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और जरा इस चीज को, इसकी हेडिंग लिखें ITCZ। सर टेक्स्ट बुक में कौन सा पेज है? बताओ भाई कौन से पेज है? बुक का ही है, पुराने में ठीक उसी से लिखेंगे। चलो लिखो, इट इज नियर इक्वेटर अ ट्रॉपिकल जोन। कैसा जोन है? ट्रॉपिकल जोन। जहां पर क्या होता है? विच इज लो प्रेशर जोन एंड रिसीव्स, क्या क्या रिसीव करता है? ठीक है, रिसीव्ड हाईएस्ट सोलर एनर्जी, सबसे ज्यादा सनलाइट भी है, हाईएस्ट सोलर एनर्जी। हमारे यहाँ का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जो यहाँ का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है 15 डिग्री सेल्सियस से
ये 45 डिग्री सेल्सियस, इसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल। और -20 से +20 डिग्री सेल्सियस, इसे क्या कहते हैं? टेम्परेट। क्या कहते हैं? टेम्परेट क्लाइमेट किसे कहते हैं? सब ट्रॉपिकल। जो रशिया है, रशिया का टेम्परेट क्लाइमेट है। और भारत का कैसा है? जब वहां से MiG-29 आता है या बॉम्ब आते हैं रशिया से, रशिया कहता है हमारे यहाँ का क्लाइमेट तो एसी है, हमारे यहाँ का जो बॉम्ब का मटेरियल है बिल्कुल एक टेम्परेचर पर है और ये बिल्कुल 50 साल तक हमारा बम खराब नहीं होता। लेकिन इंडिया तुम हमसे ले रहे हो, इसकी लाइफ 15 साल है, तुम्हारे यहाँ का तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तुम्हारा टेम्परेचर गड़बड़ है। इंडिया में चीज आते आते उसकी सेल्फ लाइफ आधी हो जाती है, क्योंकि हमारा क्लाइमेट कैसा है? क्या एसी क्लाइमेट है? और तुम कहाँ तक इतने बम को एसी में कहाँ रख पाओगे? तो इसलिए हम जो भी मटेरियल बाहर से खरीदते हैं उसकी आधी लाइफ हो जाते हैं। हमारे यहाँ रस्टिंग सबसे ज्यादा है, पुल बनाओ 30 साल में वो मेल्ट हो जाता है, कोरोडेड हो जाता है। और वहाँ यूरोप चले जाओ, सब नया नया है, वहाँ जंग ही नहीं लगता, वहाँ टेम्परेट क्लाइमेट है, वहाँ रस्टिंग ही नहीं होती है हमारा। इसलिए टेम्परेट क्लाइमेट के सभी देश डेवलप्ड कंट्रीज और ट्रॉपिकल के सभी डेवलपिंग, तो सबसे बड़ा रीजन रस्टिंग है। बोलो बात समझ में आ गई? तो अगली चीज क्या बताई गई? इट रिसीव्स हाईएस्ट सोलर एनर्जी एंड मैक्सिमम रेनफॉल। बोलो बात ठीक है ना? सो इट हैज एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ सदाबहारी वन पाया जाता है, अभी दिखाया था। एंड मैक्सिमम रेनफॉल, इट हैज एवरग्रीन फॉरेस्ट। और क्या चीज होगा? एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। तो हम लोग इसी रीजन पढ़ते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ शेर और चीते दोनों पाए जाते हैं, वरना देश बता दीजिए दुनिया का जहाँ दोनों मिलते हैं। ओके, अब देखिए एल नीनो एंड ला नीनो। हाँ बोलो। नहीं पाया जाता। देखो, विच इज द कंट्री वेयर लायन एंड टाइगर बोथ आर फाउंड? टाइगर कहाँ है अफ्रीका में? कौन सा बताओ? तो इंडिया इज द ओनली कंट्री। अच्छा, वो कौन सा देश है जहाँ शेर और चीता दोनों पाए जाते हैं? भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ शेर और बाघ। सही है? भारत में चीता भी पाया जाएगा, टाइगर भी पाया जाएगा और लायन भी पाया जाएगा। भारत के देखो सर, ये जेट स्ट्रीम, आईटी, सीजेड और एल नीनो, ला नीनो सारे नए नहीं। हाँ, डिलीट हो गया। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ ठीक है, तो क्या करना है? पढ़ा ना, चलो पढ़ा है तो इनका अब मौजीद क्या नहीं पढ़ा है, लेकिन अब मौजीद की चलेगी। अब चलते हैं। नाउ लेट अस कम टू एक्सरसाइजेस। नहीं तो अगर ला नीनो होता तो फिर आरिश बता भी देता, आईडी बुक में तो कहाँ से बताए? वही मैं सोच रहा था। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट कम टू एक्सरसाइजेस। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स। बुक में क्या दिया है? यही है एक्सरसाइजेस पे। चलो पहले का आंसर दोनों दे। Which of the following places receive the highest rainfall in the world? मोहसिन राम, तो फर्स्ट आंसर बी। सेकंड, the wind blowing in northern plains in summer, आशना। विंड जो नदर्न प्लेन में समर में विंड फ्लो करती है उसको क्या कहेंगे? अब
ये तो आप जाने, बोलो संजना। लू। ठीक है, थर्ड का आंसर देखिए, Which of the following causes rainfall Abhinav during winter in northwestern part of India? नॉर्थ वेस्ट है, तो अभी तुमको मालूम है, ये आरिश ने भी बोला था ना, नॉर्थ वेस्ट में बारिश होती है विंटर में, तो क्यों होती है? तो अब दूसरी बुक में, हमारी भी तो पुरानी बुक है, दो बुक है, किसी के पास नहीं हो तो एक दे दो। चलो दे दो, हमारे इससे बदला हुआ है क्या? एक क्वेश्चन कम है। Monsoon arrives in India approximately in early June. Which of the following characterizes the cold winter season? हाँ, कोल्ड विंटर सीजन में क्या होता है, हमारे यहाँ जो विंटर सीजन है, दिन ठंडा नहीं होता हमारे यहाँ, ये यूरोपियन की तरह नहीं है, हमारे यहाँ दिन गर्म रहेगा। दिन में हमारे यहाँ क्या रहेगा, बादल थोड़ी ना रहेंगे, तो वार्म डेज। अगला आंसर देखो, आंसर द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन इसमें लिखा, चलो नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? What are the controls affecting the climate of India? Second question का first part, ये first ही question था, first का 1 2 था, बोलो तृप्ति। Temperature, altitude, pressure, wind system, ocean currents, और latitude. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, बहुत सारी चीजें नहीं बताई, बोलो। Latitude, altitude, pressure, wind system, distance from sea, oceanic current and relief feature. रिलीफ फीचर भी नहीं बताया, और प्रेशर तो बता दे, प्रेशर बताया था ना। चलो ये सभी चीजें लिखें। सो दैट इज द कंट्रोल अफेक्टिंग द इंडिया, द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट are latitude, altitude, pressure, relief pattern, distance from sea। अब क्या रह गया? ओशनिक करंट, जैसे हमने गल्फ स्ट्रीम और इक्वाडोर करंट नहीं, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा देखी थी, दैट इज ओशनिक करंट। हो गए सारे? विंड सिस्टम, अच्छा हाँ, विंड सिस्टम भी है, क्योंकि ट्रेड विंड भी होती हैं और कुछ सीजनल विंड भी होती हैं। ये सारी चीज किसी क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। व्हाई डज इंडिया हैज ए मॉनसून टाइप क्लाइमेट? सो इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली influenced by monsoon winds। ठीक है, which reverses its direction? After hitting the Himalayan range, so climate of India यानी रिवर्सल। मॉनसून का मतलब क्या होता है? मौसम। और मौसम का क्या मतलब है? जो बदल जाए। मौसम का मतलब ही, आप गाना सुन लीजिए कि मौसम की तरह तुम भी कहीं बदल तो न जाओगे, तो ये गाना ही इस पे बन गया है। हिट गाना आप यूट्यूब पर सर्च कर लें, तो मौसम बदलता है, मौसम के साथ अगला वर्ड बदलना ही बोला जाता है।
जो बदल जाए उसे मौसम कहते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, which part of India does experience the highest diurnal range of temperature and why? देखिए डायurnal का क्या मतलब है कि जहां सबसे ज्यादा दिन रात का टेम्परेचर में अंतर पाया जाए। ऐसा कोई तुम्हें मालूम है कहीं पे है? कहाँ पे? डायurnal रेंज सबसे ज्यादा हो एक ही दिन में जैसलमेर, हार्ड डेजर्ट में जैसलमेर चले जाओ, रात इतनी ठंडी है और बिल्कुल ठंडी हो जाएगी वहां की रेत, और दिन में 50 डिग्री। ऐसा लिखा है ना, देखो इस चीज को, दैट इज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज थार डेजर्ट, एक्सपीरियंस डायurnal रेंज ऑफ। सर स्कूल में ना एक बार ऐसे बताया था कि कुछ ऐसे व्यापारी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वो ट्रॉपिकल एरिया से जाते थे तो फिर वो अपने साथ घोड़े में लेके जाते थे, तो घोड़े पानी में डाल देते थे, ऐसे घोड़े को क्या करते थे? पानी में डाल देते थे, वेट कम हो जाए तो जल्दी ऐसे करके पानी में डालने से क्या होगा? मतलब घोड़े घोड़े की हो जाएगी ऐसे बोला। क्या चीज पूरी मतलब समझ ही नहीं पाए। जो ट्रेड विंड्स होती है ना, कभी कभी जो शिप की ये जो चीज़ें होती है वो काव या जो घोड़े उनके साथ ले जाते हैं उधर जाके सेलिंग के लिए, तो जब विंड्स कुछ ज़्यादा ही स्लो हो जाती है तो शिप की फ्लो और स्पीड कम हो जाती है और विंड्स का ट्रेड विंड जिस तरफ जा रही है वो समझ नहीं आता। तो अगर वो काव या जो भी घोड़ी उनके साथ लाए उसको पानी में गिरा देते ताकि शिप की वेट लाइट हो और विंड्स के साथ वो मूव हो पाए, ये बता रही। ऐसा है, देख लेंगे इसको, आपने बताया मैं देख लूंगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस हाई डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर। डायurnal रेंज का मतलब क्या है कि वेरिएशन ऑफ डे नाइट टेम्परेचर, वेरिएशन इन डे नाइट टेम्परेचर। It is 15 degrees Celsius in night and 50 degrees Celsius during day. ऐसा होता है। टूरिस्ट इसका मजा लेते हैं, वहां पर रात में थार में बहुत कैंप लगते हैं ठंडक में, है ना? तो जैसलमेर में ऐसा होता है। And the reason is why, it is the reason that in Thar desert sand get hot up quickly and cools down quickly. तो रात को ठंडा हो जाता है और दिन को कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। It is due to the reason that sand hots up quickly and cools down quickly. Now, fourth question देखिए, which wind accounts for rainfall along the Malabar coast? तुमको मालाबार कोस्ट तो बता ही दिया गया है। So, along the Malabar coast, साउथ वेस्ट मानसून। तो मालाबार में कौन सी हवा आती है बताओ? साउथ वेस्ट जो यहाँ से आएगी दक्षिण पश्चिम मानसून, ये मालाबार है। तो वहां पर आपने देखा था ब्लैक पोर्शन है। सो साउथ वेस्ट मानसून is responsible for rain in Malabar coast.
कभी कभी अगर ये इस तरीके से है, ये देखो, ये यहां से गई, ऐसे गई और यहां से भी गई, लेकिन यहां से आपने देखा यहां चली गई। अगर यहां से मान लो एक जो पैच ऑफ क्लाउड यहां चला जाता, तो मोजीद उसको आप कौन सा मानसून कहते? करेक्ट। डायरेक्शन में कितना इनको समझ अच्छी है, देखो कितना अच्छा बताया, साउथ और ईस्ट। आप देख रहे हैं कितना अच्छा समझ है इनके, साउथ और ईस्ट बोल दिया, और ये था तो इसे इन्होंने क्या कहा, साउथ वेस्ट। बोलो बात समझ आई? लेकिन ऐसा होता नहीं है, वहाँ के नासिक के किसान आत्महत्या करते हैं, तुम्हारा मैप ने दिखा दिया, तो इसलिए वहां पर साउथ ईस्ट मानसून पहुंचता ही नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई? पहुंच पाता है क्या? तो इसलिए साउथ वेस्ट ही हुए, साउथ ईस्ट तो पहुंचने का था। चलो अब अगला देखो, नाउ डिफाइन मानसून। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मानसून? मानसून में ब्रेक का क्या मतलब है? चलिए अब कल इसको थोड़ा कंप्लीट करा के फिर पेस्टोरलिस्ट मूवमेंट कर पढ़ना है, हिस्ट्री का एक चैप्टर है। नाउ फिफ्थ देखिए, मानसून का क्या मतलब है? इज डिराइव्ड फ्रॉम मौसिम, फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसिम। इसका क्या मतलब होता है? विच लिटरली मीन्स सीजन, विच मीन्स सीजन। सीजन तो बदलते रहते हैं, तो उसे मौसम भी कहा गया, इंग्लिश में सीजन कहते हैं, हिंदी में मौसम कहते हैं। सो इट मीन्स रिवर्सल ऑफ विंड। आफ्टर ए फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग ईयर रिवर्स हो जाती है हवा ड्यूरिंग ईयर। ब्रेक इन मानसून मीन्स ऑनसेट ऑफ मानसून। एक ऑनसेट होता है, एक ऑफसेट होता है। तो ब्रेक इन मानसून का मतलब क्या होता है कि दैट इज ऑनसेट या एडवांसिंग मानसून, और ऑफसेट का मतलब होता है रिट्रीटिंग मानसून। बोलो बात समझ में आ गई? सो ब्रेक इन मानसून का क्या मतलब है? मीन्स ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब क्या हुआ? एडवांसिंग मानसून। अगला क्वेश्चन देखो, why is monsoon considered as a unifying bond? So that is, monsoon is considered as unifying bond as India is Indian economy is primarily based on agriculture. 70% of population earns its livelihood by cultivation.
monsoon brings rain. Simultaneously in different parts of country. Which symbolizes happiness and prosperity. Most of the Indian festival revolve around agricultural calendar. So all the economic and agricultural activity starts with onset of monsoon. तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो सारे किसान चले जाते हैं बम्बई, लेकिन कहते हैं अरे मानसून आने वाला है, हमको छुट्टी दे दो, बम्बई से वापस लौट आते हैं, कटाई करनी, बुआई करनी है. सो ऑल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हमारे यहाँ कब शुरू हो जाती है? ऑल द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, और सिर्फ एग्रीकल्चरल नहीं, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट भी उसी शुरू हो जाते हैं, सामान भेजना, ये करना. एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट विद ऑनसेट ऑफ मानसून. स्टार्ट्स विद, साफ साफ लिख रहे हो विश, ठीक ठीक लिखा करो, तब स्पेलिंग ठीक हो जाएगी, आगे दिक्कत हो जाएगी, स्पेलिंग फिर सही हो जाएगी तुम्हारी. इतना ही रखो. ये लो. क्या इसके कुछ क्वेश्चन बचे वो करा देंगे फिर, और कुछ बचा है कैसे?